हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसएससी सीजीएल 2018 में मेरा एएसओ इन एमईए में सिलेक्शन हुआ है। सीजीएल 2020 अब बहुत करीब आ गया है, 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास केवल 1 मंथ का समय है। 1 मंथ में आप काफ़ी नई चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। आपने जो पुराना पढ़ रखा है आपको उसी को रिवीजन करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा डिसाइड करना पड़ेगा क्यों किस चीज़ को कम पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। हमें पीएचडी नहीं है, हमें ऐसा इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो सके। हमें पर्टिकुलर चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, हमें देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में क्या चल रहा है, कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। हमें उस चीज़ों पे पकड़ बनानी पड़ेगी और उसी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास 1 महीने है। हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल को बनाना नहीं है, टाइम टेबल फॉलो भी करना है। टाइम टेबल बनाएं और उसमें हर चीज़ लिख देंगे, इस टाइम से हमें इस टाइम ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। आप घंटे के हिसाब से पढ़ने से अच्छा है कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी करें। जैसे आप सपोज कीजिए आपने आज लिखा कि मुझे परसेंटेज ख़त्म करना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आज परसेंटेज ख़त्म होना चाहिए। कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक सोना नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अभी 1 महीने 45 दिन का समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें अच्छे तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। तो जैसा मैं बात करना चाहूँगा, जैसे हमारे प्री 100 क्वेश्चन आएंगे। प्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी स्पीड सही है तो। और इस प्री में क्या आता है, मैथ्स और रीजनिंग की 50 क्वेश्चन आएंगे। जो जीएस और इंग्लिश है उसके 50 क्वेश्चन तो हम 10 मिनट के अंदर ही कर देंगे। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें एक तरह से 50 मिनट में 50 क्वेश्चन है। अगर हम इंग्लिश और जीएस को 10 मिनट 12 मिनट में कर लेते हैं, रीजनिंग भी उतना टाइम नहीं लेगा, मैथ्स टाइम लेता है। और जिस हिसाब से टीसीएस जब से आया है, जब से मैथ्स पूछा जा रहा है, तो टीसीएस का भी फोकस रहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाए जिसमें टाइम लगे। और वाकई में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगेगा। एग्जामिनेशन के बाद आते हैं तो कई टीचर आएंगे, उनके शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। अगर कोई क्वेश्चन नया है, पहली बार है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ कोई ट्रिक काम करने वाली नहीं है। कुछ क्वेश्चन को आपको लॉन्ग तरीके से भी करना पड़ सकता है। लॉन्ग तरीके से करना पड़े तो हमें स्पीड बना के, अगर हमारी स्पीड बनी हुई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम आज पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें क्या करना है। जैसे जीएस सेक्शन हो गया, जीएस सेक्शन में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टीसीएस क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछता है और मिसलेनियस पार्ट से पूछता है। ये नेबर कंट्रीज से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, रिवर ट्रिब्यूटरीज ये सब आते हैं, माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। आप पहले आज से अगर आज 5-6 साल के पहले का क्वेश्चन देखेंगे और आपका क्वेश्चन देखेंगे जीएस का, तो उसमें काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि पहले उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते थे जैसे अब आ रहे हैं। अब टीसीएस ने जैसे पूछ लेगा फर्स्ट नोबेल प्राइज किसे मिला। और आपको जैसे अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे कि इस साल का नोबेल प्राइज किसको मिला, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पता करना कि नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ, कौन सी कंट्री नोबेल प्राइज देती है, फर्स्ट मेल किसको मिला, फर्स्ट फीमेल किसको मिला। और ये सब चीज़ें, जैसे अगर हम ओलंपिक होने वाले हैं तो ओलंपिक इस बार अगर कहाँ होने वाले हैं, ये अगर हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं तो हमारा काम ये भी है पढ़ना कि हम पता करें कि पिछली बार ओलंपिक कहाँ हुए थे, इंडिया की पोजीशन ओलंपिक क्या थी, सॉरी, अब फर्स्ट टाइम ओलंपिक कहाँ चालू हुए। ये सब चीज़ अगर आपको जो भी नहीं होते, प्रैक्टिकल स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि हमें जो दे रखा है उससे थोड़ा एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे चले जाओ, तो फिर चीज़ें सारी कवर हो जाती है ना। ऐसे थोड़ी हम पूरी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, हमें सब चीज़ कवर भी नहीं करना है, हमें पर्टिकुलर चीज़ें कवर करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे जीएस में करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, तो हमें करंट अफेयर पर उसी तरह फोकस करना है। स्पीडी करंट अफेयर की बुक आती है, अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेना है। तो टीसीएस में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि 3 से 4 मंथ के ही करंट अफेयर पूछते हैं। लोग बोलते हैं 1 साल का करंट अफेयर कर लो, 8 महीने कर लो, मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। जनवरी से करंट अफेयर करना सही होगा, जनवरी से कर सकते हैं, जनवरी से अप्रैल कर लिए 4 महीने बहुत हैं, या 15 जनवरी से 15 मई कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। 4 महीने से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टीसीएस में करंट अफेयर करने की जरूरत है। और आपके पास लुसेंट की बुक होगी, लुसेंट की बुक में चैप्टर 9 जो मिसलेनियस है वे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीसीएस ने उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जब टीसीएस ने उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं तो उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमें उसे ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन है हमें उसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे उसमें आपने देखा होगा दिए होंगे बुक्स के नाम दिए होंगे, इंडिया में फर्स्ट कौन है, वर्ल्ड में फर्स्ट कौन है।
ये सब चीज़ें एक बार में ये चीज़ें याद नहीं होती, धीरे धीरे अगर याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएंगे। हमें उसको क्या करना है कि अगर रिवीजन मारते जाना है डेली, अगर 5 मिनट आप दें, जैसे 5 मिनट में इंडिया में फर्स्ट क्या है सबका रिवीजन मार लिया, अगले दिन भी फिर एक रिवीजन मार लिया। हमें वहाँ पे आंसर थोड़ी लिखना है, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही करना है। जीएस में तो मेरा मानना है कि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, 1.5 घंटा मैक्सिमम देना चाहिए, क्योंकि जीएस अनप्रेडिक्टेबल है। जीएस में आप पता चले 5-6 घंटे पढ़ते रह गए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जो कुछ आपसे हुए नहीं, 8-10 नंबर मार्क्स आए, मान लीजिए 2 डिजिट में भी मार्क्स नहीं आए, तो फिर फायदा क्या हुआ? आपने जीएस को इतना टाइम दे दिया कि आप रीजनिंग मैथ्स नहीं पढ़ पाए, इसमें समय कम हो गया, क्योंकि टाइम बचा ही नहीं। तो फिर अगर इसमें नंबर कम हो गए, आपने सारा टाइम इसी को दे रखा था, इसमें नंबर नहीं आया, तो फिर आगे तो नंबर आने वाले ही नहीं है। और दूसरी बात होगी इंग्लिश की। इंग्लिश में टीसीएस जब से आई है तो इंग्लिश में ये बेनिफिट रहा है कि इंग्लिश के क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है। इंग्लिश काफ़ी सिंपल आती है, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। अगर हम एमबी प्रीवियस ईयर कर लें तो बहुत है। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से अगर रूल सारे पढ़ रखे हैं, क्योंकि सीधे सीधे रूल पे आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आएंगे, नाउन के आएंगे, प्रोनाउन के आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप कर जाएंगे। और OWS ईडियम्स हो गए, OWS हो गए, सिनोनिम हो गए, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के पूरा दिन भर रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, क्योंकि OWS ईडियम सिनोनिम ये सब भी 2-2 क्वेश्चन आते हैं। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा चीज़ों के लिए। आपको ऐसा करना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, आपको उस पर पकड़ बनानी पड़ेगी। और क्या पूछ रहा है प्रैक्टिकली, जैसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैसे पता चलेगा क्या पूछ रहा है, कैसे पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि टीचर जैसे अभी CHSL का एग्जाम करा रही है, आप ये देख लीजिए कि वे CHSL एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं। जो CHSL के एग्जाम पूछ रहे हैं 90% क्वेश्चन उसी टाइप के सीजीएल में पूछेंगे। जैसे अभी पीछे सीपीओ का एग्जाम करा रखा है, सीपीओ का प्री करा रखा है, CHSL करा रखा है, स्टेनो का सपोज कीजिए प्री करा रखा है, तो इनमें जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ रखे हैं वैसे सीजीएल में पूछ लेते हैं। जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया। PQRS की आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, 10 PQRS डेली लगाइए। ऐसा नहीं है PQRS में कि आप सोचेंगे एग्जाम में जाऊँ मैं और PQRS हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना। PQRS क्लोज टेस्ट की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो हमारा ये हो गया, आप तो मिरर से लगा सकते हो या फिर क्लोज टेस्ट ये एरर, या फिर आप एमबी प्रीवियस ईयर से मिरर ये सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश में नंबर पाना अब आसान हुआ है पहले से। मैं कहूँगा इंग्लिश में लोगों के ज़्यादा नंबर आते हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर थोड़ा लेवल गिरा हुआ है। उसका लेवल गिरा नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा कम लेवल का पेपर आ रहा है, जिससे इंग्लिश में आसानी से स्कोर किया जा सकता है। और रीजनिंग की बात करना चाहूँगा। रीजनिंग में मेरे हिसाब से तो कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में आप एक बार किसी टीचर सर का वीडियो देख लीजिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या है। जब आपको अप्रोच पता होगी रीजनिंग में तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। रीजनिंग का तो सबसे अच्छा तरीका है मेरा रीजनिंग सॉल्व करने का कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डेली रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, और एक आपने अड्डा 247 ग्रेड अप को निकाला, उसमें से जो क्विजेज होते हैं 10-10 मिनट में, उसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन लगाए, सॉल्व के लिए बहुत है। रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। टाइम अगर आपको देना है तो एक मैथ्स में देना है, एक इंग्लिश में देना है, क्योंकि जीएस में आप टाइम देंगे वो अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। हमें फिर ऐसी चीज़ों पर टाइम देना है जो ज़्यादा मार्क्स आते हैं। जैसे अगर हम जीएस में भी टाइम देंगे तो हम लूसेंट की मिसलेनियस चैप्टर को देंगे, स्पीडी करंट अफेयर को देंगे। और जैसे मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में टीसीएस का क्या है कि कैलकुलेशन बहुत कराता है। अब 20% 25% के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सीधे सीधे नहीं पूछेंगे, वे ऐसे टफ नंबर देंगे जिनका आप रेशियो भी नहीं निकाल पाओगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके लिए देखिए, आप तो एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, तो आपको फ़ोन का यूज करना आना चाहिए। कितने सारे ऐप हैं उसमें, कैलकुलेशन के कितने सारे ऐप्स हैं। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और 15 से 20 मिनट डेली केवल कैलकुलेशन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐप खोलना है, ऐप के सामने नंबर आया, मल्टीप्लाई आया, डिवीजन आया, सिंपल सिंपल आया, आपको सिंपल सिंपल करते जाना है। लोग गलती क्या करते हैं, उनको तो 10 से ऊपर का टेबल याद नहीं होता है, और वे सीधे यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे, हाउ टू डू कैलकुलेशन, व्हाट टू इम्प्रूव कैलकुलेशन। ऐसे नहीं करना है ना। 20 तक टेबल याद कर लो, 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 20 तक क्यूब याद कर लो। जब हमें ये पता रहेगी, और जब हम ऐप से या फिर अपने मन से नंबर लिख के जब हम कैलकुलेशन डेली 10 to 15 मिनट करेंगे, तो आप देखेंगे कि 1 वीक बाद आपकी कैलकुलेशन पहले जैसे नहीं रहेगी। आप ज़्यादा ट्रिक के पीछे क्यों भागते हो हर चीज़ का? यहाँ पे अगर आपको 10 into 20 भी करना है, तो लोग तो आपको ट्रिक बताएंगे कि 9 इंटू सपोज कीजिए 9 into 20 है, तो 9 को पहले 10 - 1 करो, फिर 20 into 10 करो, फिर -1।
1/20 करो, ये सब नहीं चल, इतना झंझट में नहीं पड़ना है। हमें सीधा अप्रोच अपनाना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना चाहिए। हमें हमें देखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये कोई नहीं पूछता कि आपने क्वेश्चन कैसे किया। अगर आपकी स्पीड रहेगी तो आप कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन है आप कर जाएंगे। जैसे हमारा सीजल 2018 में था, उस टाइम तो हमारे टाइम फर्स्ट टाइम हमारे लिए हुए आए थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे, क्योंकि टीचर्स ने तभी स्टार्ट किया था, तो हमारे लिए चीज़ें नई थी। तो उसमें भी लोग कर गए, उसमें भी लोगों के मैथ्स में कितने अधिक अधिक नंबर आए मेंस में। क्यों आए? क्योंकि उनकी कैलकुलेशन थी, उनका जैसे खुद पे भरोसा होना चाहिए। एक तो आपके पास अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। कोई नया क्वेश्चन देखोगे तो आप सोचते हो कि सोचने में तो 10 सेकंड 15 सेकंड भी आप सोचने नहीं, आपको लगता है कि बहुत लेट हो रहा है, भागो भागो भागो। ये हड़बड़ाहट में तो आप 4-5 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर जाओगे। सपोज करो आपने 4 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक किया, तो 2.5 मार्क्स एक सिली मिस्टेक हो गया, 10 मार्क्स तो आपने ऐसे ही कम कर दिया। अगर आपकी कैलकुलेशन रहे, आप तेज़ी से कैलकुलेशन करो, अच्छे से कैलकुलेशन करो, तो आप ना सिली मिस्टेक करोगे। आपकी कैलकुलेशन रहेगी तो आप जो क्वेश्चन लोगों को करने में सपोज करो 2 मिनट लगता है, वे आप 1 मिनट में कर जाओगे। और मैथ्स के लिए टाइम बचाओ ना, 60 मिनट का पेपर होता है। 60 मिनट में सपोज करो आपने इंग्लिश को 7-8 मिनट में मान लिया, इंग्लिश भी कर ली, और 4-5 मिनट में जीएस कर लिया। सपोज कि 15 मिनट में आपने इंग्लिश और जीएस कर लिया, तो भी आपके पास 45 मिनट बचे। 45 मिनट में क्या रीजनिंग करने के लिए कितना मिनट सही होता है? 12 मिनट, 13 मिनट बहुत होता है, 15 मिनट ले लीजिए। तो भी आपके पास मैथ्स करने के लिए 25 मैथ्स को क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 30 मिनट है। मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मैथ्स में रहने ही है जो सीधे हो जाएंगे, जो रेशियो पे रहेंगे या फिर कुछ पूछ रखा रहेगा, वे क्वेश्चन देख के ही हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है, वे तो हमें टाइम बचा के ही देंगे। मैक्सिमम मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन होते हैं, हम सपोज कर लेते हैं 10 क्वेश्चन रहेंगे जो टफ रहेंगे। जो 10 क्वेश्चन टफ हैं, अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड ठीक है, सपोज कीजिए आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आता, मगर आपने जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ रखा है, मान लीजिए 7300 बुक से या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा, तो उसमें जो शॉर्ट ट्रिक आपने पढ़ रखा है, उसी शॉर्ट ट्रिक से अगर आप उस क्वेश्चन को जाते हैं, अगर और आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है, तो आप देखेंगे कि 1 मिनट में कोई भी क्वेश्चन हो, 1 मिनट 1.5 मिनट में क्वेश्चन हो ही जाना है। कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट बनाइए। अगर आपको आज की डेट में सिलेक्शन पाना है या अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और कैलकुलेशन स्पीड यूट्यूब वीडियो देख के नहीं बढ़ेंगे। कैलकुलेशन स्पीड मेरा मानना है कि या तो आप अपने मन से खुद A4 शीट लीजिए, उस पर सारे नंबर लिख दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, या फिर कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इतने सारे ऐप हैं, और उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, उससे आपका हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे अब 40 दिन बचे होंगे, 40 दिन में आपको 40 मॉक देने ही देने हैं। ये बात तो आप बैठा लीजिए कि बिना मॉक दिए कुछ नहीं होने वाला। और ऑनलाइन मॉक देना है, पूरा इन्वायरमेंट बना के देना है। A4 शीट पे सॉल्व करना है, रफ शीट पे नहीं सॉल्व करना। रफ शीट मोटी होती है, जैसे मोटी पे अगर हम पेन चलाएंगे तो उस पर अलग होता है, और एक पेज पे अगर उसको अगर हम टेबल पे रख के अगर उस पर लिखते हैं तो उस पर कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। हमें क्या करना है, हमें A4 शीट लेना है, डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी हो, माउस लगाना है, पूरा सबसे दूरी बना लेना है 1 घंटे के लिए। जैसा आपको लगता है एग्जामिनेशन हॉल में इन्वायरमेंट होता है, पूरा एग्जामिनेशन हॉल वाला इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। जो एग्जामिनेशन की टाइमिंग होती है, 3-4 टाइमिंग जो है, उसी टाइमिंग में आप ट्राई कीजिए, 9 से 10 दें सुबह, या 1 से 2 दें, 4 से 5 दें, जो जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है उसमें आप ट्राई कीजिए कि आप मॉक दें। और आप मॉक दें तो कभी भी आप ये उसको बीच में ना छोड़ें, और मॉक को उसी तरह अटैम्प्ट करें जैसे आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम में आप पहले लोग, मैं क्या करता था, पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता था, फिर जीएस, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स। आपका क्या तरीका है? आप सपोज कीजिए कुछ लोग होंगे पहले जीएस इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स करते होंगे, या फिर कुछ लोग होंगे इंग्लिश जीएस रीजनिंग मैथ्स करते होंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है। आपका जो तरीका है आप उस तरीके को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि आप अपने तरीके पर भरोसा करो ना। दूसरे से क्या मतलब कि उसने क्या किया क्या किया, आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है? सबका अलग अलग स्ट्रांग पॉइंट होता है। आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, डेली एक मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। एक मॉक लगाइए, 1 घंटे मॉक दीजिए, और 1 घंटे में उसका एनालिसिस कीजिए, क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, सिली मिस्टेक हुआ तो क्यों हुआ, उस टाइम आप क्या सोच रहे थे, या चीज़ें क्या चल रही थी। ऐसे अगर सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आप, जैसे सपोज करो आपके 135 मार्क्स आ रहे हैं, लोगों का आप मार्क्स देखते हैं डर जाते हैं, 200 में 200, 200 में 205, ये नहीं देखते कि उसमें तो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, 30-40 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन के उसको पढ़ रखे हैं। आप सपोज कीजिए आपके आज की डेट में 135 मार्क्स आते हैं, आपने आज से इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया, आपके 10 नंबर सिली मिस्टेक जाते थे, आपने 10 नंबर में सिली मिस्टेक के बचा लिए, 135 से 145 हो, और 10-15 नंबर आपने अपने जो मॉक दिया उससे इम्प्रूवमेंट हुई, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ी, उससे हुआ, तो उससे क्या हुआ, आपने 15 मार्क्स वहाँ से कर लिए, 10-15 मार्क्स, मतलब आपके 155-160 मार्क्स आए।
155 160 मार्क्स आ जाते हैं, 30 मान लीजिए नॉर्मल होता है, 190 हो जाता है। और सब आप ऐसा भी हो सकता है 160 से अधिक लेते हैं। हमारी आज हम गलती ये कर रहे हैं, हमें लगता है कि लोगों के तो 200 में 200 आ रहे हैं, 200 में 190 है, हमारा टारगेट ही सीधे पहुंच जाता है 200 में 200, जीएस में 50 में 50 लाना है, तो दिन भर जीएस पढ़ते हैं, जीएस पढ़ेंगे 50 में 50 आएगा, तभी 200 में 200 आएगा। और जीएस इतनी पढ़ देते हैं कि फिर ना हमें मैथ्स होती है, ना हमें रीजनिंग होती है, ना हमें इंग्लिश होती है, हम नॉर्मलाइजेशन को भूल जाते हैं। कोई ये थोड़ी बताता है कि मेरे 200 में 200 हैं, तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी था उसमें, नॉर्मलाइजेशन को तो लोग छुपा देते हैं ना। तो आपको प्रैक्टिकल बनना है। हमें देखो सबसे सिंपल है, डिसाइड कर लो क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ये चैप्टर इतने दिन में ख़त्म करना है, ये चीज़ यहाँ ख़त्म करनी है, ये चीज़ यहाँ ख़त्म करनी है। एक मॉक टेस्ट देना है, एक मॉक टेस्ट जो दिया उसमें कितने मार्क्स आए कोई मतलब नहीं, मॉक टेस्ट यहाँ पे हमें मार्क्स नहीं लाने। लोगों का होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर पे मॉक्स देंगे तो लाएंगे 170 180 और वहाँ जाते हैं तो आते हैं 130। हमें ये नहीं करना है ना, क्योंकि वे हवा में उड़ जाते हैं, हवा में भी नहीं रहना है। हमें प्रैक्टिकल रहना है, हमें देखना है कि चीज़ें गलती कहाँ हो रही है। हमारे 120 आते हैं, 150 नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने गलती कहाँ की। जो सिली मिस्टेक की उसको सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे लोग सिली मिस्टेक बोलते हैं मैथ्स में हो रही है, रीजनिंग में बहुत सारे सिली मिस्टेक कर जाते हैं। मिरर इमेज हम सही से नहीं देख पाते, 4-5 सेकंड करने में वो भी देख के छोड़ के चले जाते हैं। मैट्रिक्स गलत हो जाती है, वाटर इमेज गलत हो रहा है, सीरीज जैसे रीजनिंग में सीरीज हो गई, सीरीज को सॉल्व करने का एक तरीका है। सीरीज में आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं था सीरीज में देख लेता था कि डिफरेंस देखना है, स्क्वायर क्यूब के कोई आसपास तो नहीं है, या कोई किसी का मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। ये जैसे आपको एक माइंड में 5-6 स्टेप बना लीजिए कि ये चीज़ देखनी है, वे चीज़ ना वो छोड़ दो, उसको सेकेंड राउंड में आगे अपने आप हो जाएगा, कुछ ना कुछ माइंड में चल जाता है। ऐसी चीज़ें करेंगे हो जाएगा। ये चीज़ें कहाँ से होंगी कि हमें ये करना है, ये करना है, यही मॉक टेस्ट बताएगा। और जो 40-45 दिन का गेम है, ये तो सीरियल एक गेम है, कौन जीतेगा ये डिपेंड करता है कि प्रिपरेशन कैसे। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाके हम सीधे 6 नहीं मार सकते ना, हमें पहले से प्रैक्टिस करके रखनी है। प्रैक्टिस हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस होगा हमारा मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस होगा कि हमें हमें आंखें खोल के रखनी है। हमें देखना है कि सीएचएसएल में पूछ क्या रहा है, कितने मंथ का करंट अफेयर पूछा, हम देखेंगे 3-4 मंथ का पूछ रहा है तो हम 3-4 मंथ का सीरियल के लिए भी पढ़ लेंगे। हम कुछ देखते ही नहीं है, हमारा रहेगा ऐसे ही सर ने बता दिया, सर के भरोसे चल रहे हैं। कोई सर के भरोसे मत रहो, अपने भरोसे रहो। और प्रैक्टिकल रहना है, चीज़ें देखना है कि हम गलती क्या कर रहे थे, क्योंकि हमें अपना सिलेक्शन लेना है। हमें पूरी दुनिया से नहीं मतलब है कि हम दुनिया में इसने किया ये किया ये किया। क्योंकि मेरी देखो इंग्लिश स्ट्रांग नहीं थी, फिर भी मैंने सिलेक्शन लिया और एमईए की पोस्ट मिली तो ठीक ठाक मार्क्स रहे होंगे तभी तो मिले। क्योंकि हमें देखो जो वीकनेस है उसको एकदम वीक मत होने दो, उसको थोड़ा सा ऊपर लेते आओ। जो स्ट्रांग है उसको तुम कभी छोड़ना ही नहीं है, पूरा स्ट्रांग बना के रखना है। तो मेरा ये मानना है कि आपको देखो एक मॉक देना है, स्टार्ट कर देना चाहिए। यूट्यूब के वीडियो के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो, जो पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन। एक ही चीज़ बार 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 वही चीज़ आने वाली है। जो लास्ट 1-2 ईयर में पेपर हुए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। जीएस में थोड़ा प्रैक्टिकल रह कर पढ़िए, थोड़ा रिस्क लीजिए ना, रिस्क लोगे जो होगा देखा जाएगा ना। 1 घंटे 1.5 घंटे दो, ट्राई करो कि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में स्कोर किया जा सके, क्योंकि इसमें हम काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में तो हम काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर 45+ कर मैथ्स में, 45+ रीजनिंग में, तो 90+ तो यहीं हो जाते हैं ना। अब 40+ भी अगर इंग्लिश में कर दिया तो 130+ है। फिर जीएस में अगर करंट अफेयर है 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही आने हैं, मिसलेनियस आने हैं, ये चीज़ें हम करेंगे तो हमसे हो जाएंगी चीज़ें। हमें क्या करना है कि पहले तो लोगों के बहकावे में नहीं आना है, अपना शेड्यूल बनाना है, ये पढ़ना है, ये रहे 40 दिन, ये मैं अब अपने 40 दिन 100% दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे माइंड में अप्रोच लेके चलो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो जो आएंगे सब कर देंगे। कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करना है, क्योंकि देखो मेथड वही होने वाला है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आओगे तो फिर टीचर शॉर्ट ट्रिक लेके खड़ा है, उसका वही काम ही है कि ये तो मैंने पढ़ा रखा था, ये उनसे कोई चक्कर मत पड़ो। जो पढ़ रखा है देखो क्या पढ़ रखा है और उसको बार बार सॉल्व करो। और कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अच्छी हुई तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर जाओगे। और हमेशा पॉजिटिव रहना है, निगेटिविटी लाना नहीं। 120 130 वाले भी जिनके आते हैं 110 आते रहते हैं लास्ट तक, वो भी सिलेक्शन पा जाते हैं, क्योंकि लास्ट में थोड़ा इंप्रूव कर देते हैं, 130 140 150 तक पहुंच जाते हैं, फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर मेंस में अच्छा कर देते हैं, क्योंकि मेंस में मैथ्स और इंग्लिश ही होती है। तो हमें मेंस में भी मैथ्स इंग्लिश करना है, तो अभी इससे मैथ्स इंग्लिश को अच्छे से करके रखें तो हमें बेनिफिट होगा। तो मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहेंगे, मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छा स्कोर करना है। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है और हमें अच्छा स्कोर करना है।